नमस्कार विद्यार्थियों, ये ऑडियो है स्टडी गुरु एक्स की ओर से और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जैव प्रक्रम पोषण। हाँ, ये वो टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, ये हमें ये समझने में भी मदद करता है कि आखिर जीवित चीजें चलती कैसे हैं। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? हम जानेंगे कि जीवों को ऊर्जा कहाँ से और कैसे मिलती है, भोजन प्राप्त करने के यानी पोषण के अलग अलग तरीके क्या हैं, और खास तौर पर पौधों में और हम इंसानों में ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। याद रहे, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी जैविक समझ के लिए भी जरूरी है। सही बात है। तो चलिए स्टडी गुरु एक्स के साथ शुरू करते हैं जैव प्रक्रम पोषण की ये चर्चा, जहां कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट आसान लगे और याद भी रहे। बिल्कुल। देखिए, कोई भी जीवित चीज हो उसे लगातार काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, है ना? वैसे ही शरीर को चलाने के लिए भोजन से ऊर्जा मिलती है। अच्छा। तो भोजन को लेना और उसका इस्तेमाल करना, यही पूरी प्रक्रिया असल में पोषण है। ये उन बेहद जरूरी जैव प्रक्रमों में से एक है जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि सजीव या जीवित होने का मतलब क्या है। हम आसपास कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, इंसानों को देखते हैं। वो चलते फिरते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, पर क्या यही सब है? एकदम बुनियादी स्तर पर क्या चीज इन्हें मेज कुर्सी जैसी निर्जीव चीजों से अलग करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाहर से दिखने वाली गतियों के अलावा असली अंतर आणविक स्तर पर है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। आणविक स्तर पर? हाँ, जीवित जीवों की कोशिकाओं के अंदर अणु मतलब मॉलिक्यूल्स लगातार गति करते रहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं या कोई पौधा एकदम स्थिर खड़ा होता है, तब भी कोशिकाओं के स्तर पर मरम्मत और रखरखाव मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। ओ, मतलब अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। एग्जैक्टली। शरीर की संरचना को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जीवन को बनाए रखने वाली इन सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इनमें पोषण, श्वसन मतलब सांस लेना और ऊर्जा बनाना, हाँ, फिर वहन यानी ट्रांसपोर्ट, पदार्थों को शरीर में घुमाना, और उत्सर्जन यानी वेस्ट को बाहर निकालना, ये सब मुख्य हैं। ठीक है, मतलब जिंदा रहने के लिए शरीर की मरम्मत और रखरखाव लगातार चलना चाहिए। लेकिन इस सारे काम के लिए मरम्मत, बढ़ने, चलने फिरने, इन सब के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? लगता है यहीं पे पोषण का रोल आता है ना? ये एकदम सही पकड़ा। शरीर को अपनी टूट फूट ठीक करने, बढ़ने और बाकी सारे काम करने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए, और साथ ही शरीर बनाने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी चाहिए। अच्छा। ये दोनों चीजें, ऊर्जा और कच्चा माल, हमें भोजन से मिलती हैं। इसीलिए ऊर्जा के स्रोत यानी भोजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर की कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग करना ही पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। और हर जीव अपने आसपास के माहौल और भी क्या खाना उपलब्ध है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से पोषण करता है। यानी सभी जीव एक ही तरह से खाना नहीं खाते? ये बात तो दिलचस्प है। मुख्य रूप से कितने तरीके हैं पोषण के? मोटे तौर पर देखें तो दो मुख्य विधियां हैं। एक है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पौधे। मैंने सुना है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑटो यानी स्व या सेल्फ, और ट्रॉफिक यानी पोषण। तो स्वपोषी जीव सरल अकार्बनिक चीजों जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मिट्टी से पानी H2O लेकर, अच्छा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। सारे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया इसी श्रेणी में आते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये नाम तो बहुत बार सुना है। इसमें असल में होता क्या है? क्या पौधे धूप पीते हैं या कुछ और? धूप पीना तो नहीं कह सकते, लेकिन वे धूप की ऊर्जा का इस्तेमाल जरूर करते हैं। देखिए, पत्तियों में एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हाँ, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को पकड़ता है, ट्रैप करता है। फिर इस ऊर्जा की मदद से पौधे हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से लिए गए पानी को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकोज C6H12O6। ओह, ग्लूकोज। हाँ, यही ग्लूकोज पौधे का भोजन है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत काम की चीज बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस,
O2, जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, मतलब पौधे हमारे लिए खाना भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी। इसका कोई छोटा सा फॉर्मूला, कोई समीकरण भी है? हाँ, इसे हम एक समीकरण से दिखा सकते हैं। 6CO2 + 12H2O, फिर एरो के ऊपर लिखते हैं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और फिर बनता है C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। अच्छा, 6CO2 + 12H2O, ठीक है। और ये सारी क्रिया पत्ती के अंदर मौजूद छोटी छोटी संरचनाओं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में होती है। क्लोरोफिल इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आपने कहा CO2 हवा से मिलती है, पत्तियां उसे अंदर कैसे लेती हैं? उनमें कोई नाक होती है क्या? हाँ, नाक तो नहीं, पर पत्तियों की सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, हाँ सुना है। ये गेट की तरह काम करते हैं। CO2 अंदर आती है और O2 और जलवाष्प बाहर जाती हैं। इन छेदों के खुलने और बंद होने को दो खास कोशिकाएं कंट्रोल करती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। यह जरूरत के हिसाब से खुलते और बंद होते हैं। समझ गई। तो ये था स्वपोषी पोषण, पौधे और कुछ बैक्टीरिया। अब वो दूसरा वाला विषम पोषी पोषण क्या है? हेटेरो मतलब दूसरा या पराया, तो विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स वो जीव हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हम जैसे? हाँ बिल्कुल, वे अपने पोषण के लिए या तो सीधे पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर उन जंतुओं को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। हम इंसान, सारे जानवर, फफूंद यानी फंजाई, ये सब विषमपोषी हैं। अच्छा, तो क्या हम सब एक ही तरह से दूसरों पर निर्भर है या इसके भी प्रकार है? इसके भी मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, इस आधार पर कि जीव भोजन कहाँ से और कैसे लेता है। एक है मृतजीवी पोषण, सैप्रोट्रॉफिक। मृतजीवी? हाँ, सैप्रोट्रॉफिक। दूसरा परजीवी पोषण, पैरासाइटिक। और तीसरा प्राणी संपोषण, होलोजोइक। ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग रहे हैं। पहला वाला मृतजीवी, इसका क्या मतलब है? सैप्रो मतलब सड़ा गला। तो मृतजीवी जीव अपना भोजन मरे हुए पौधों या जानवरों के शरीर से या दूसरी सड़ती गलती चीजों से लेते हैं, जैसे मशरूम, ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, वो हरी नीली सी। हाँ, देखिए। या कुछ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि पहले इन चीजों को अपने शरीर के बाहर ही पचाते हैं, कुछ एंजाइम्स छोड़कर, और फिर पचे हुए सरल पदार्थों को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओह, मतलब बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं? हाँ, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मचारी या अपघटक, डीकंपोजर भी कह सकते हैं। अच्छा। और परजीवी? पैरासाइट तो सुना है, जैसे पेट के कीड़े? हाँ बिल्कुल, परजीवी यानी पैरासाइट वो जीव है जो किसी दूसरे जिंदा जीव, जिसे पोषी या होस्ट कहते हैं, के शरीर के ऊपर या अंदर रहता है और उसी से अपना बना बनाया भोजन लेता है। इससे पोषी को, होस्ट को नुकसान पहुंचता है, पर परजीवी आमतौर पर उसे मारता नहीं है। जैसे सिर की जूं, पेट के कीड़े जैसे फीताकृमि, या पौधों पर लिपटी अमरबेल देखी होगी पीली पीली सी। हाँ, देखिए। वो भी परजीवी है। मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम भी एक परजीवी ही है। और तीसरा प्राणी संपोषण, ये क्या है? होलो मतलब पूरा, जोरिक मतलब जंतु जैसा। इसमें जीव भोजन के जटिल टुकड़ों को, चाहे वो ठोस हो या तरल, सीधे अपने शरीर के अंदर निगल लेता है। इसे कहते हैं अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन। जैसे हम खाना खाते हैं? बिल्कुल। फिर शरीर के अंदर ही उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, यानी पाचन या डाइजेशन। फिर उन अणुओं को सोखा जाता है, एब्जॉर्प्शन, और शरीर उनका इस्तेमाल करता है, जिसे स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। ओके। और जो हिस्सा नहीं पचता उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वही क्षेपण या इजेक्शन। ज्यादातर जानवर, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, और अमीबा जैसे एक कोशिका वाले जीव भी इसी तरह से पोषण करते हैं। आपने अमीबा का नाम लिया, वो तो सिर्फ एक कोशिका का होता है, उसमें ये सब निगलना, पचाना, सोखना, ये सब कैसे हो जाता है? अमीबा बड़ा मजेदार जीव है। उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, आकार बदलता रहता है। हाँ? जब उसे खाने का कोई कण पास दिखता है तो वो अपनी बाहरी झिल्ली को बढ़ाकर उंगली जैसे नकली पैर बनाता है, जिन्हें कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं। नकली पैर? हाँ, टेम्परेरी। इनसे वो भोजन को घेर लेता है और अंदर खींच लेता है, जिससे एक थैली जैसी बन जाती है, खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल। अच्छा। फिर इस थैली में पाचक रस, एंजाइम्स छोड़े जाते हैं जो भोजन को पचा देते हैं। पचा हुआ भोजन थैली से निकलकर पूरी कोशिका में फैल जाता है। ये हुआ अविशोषण, और अमीबा उसे ऊर्जा और बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। ये हुआ
स्वांगीकरण। बचा हुआ कचरा फिर इसी थैली के जरिए कोशिका की सतह तक लाकर बाहर फेंक दिया जाता है, बहिक्षेपण। कमाल है। एक कोशिका में ही पूरा पाचन तंत्र एक तरह से। और पैरामीशियम में भी ऐसा ही होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, पर उसका आकार चप्पल जैसा, स्लीपर जैसा फिक्स होता है। उसकी पूरी सतह पर छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया होते हैं। सीलिया? हाँ, ये पानी में तैरते हुए भोजन कणों को एक खास जगह कोशिका मुख या साइटोस्टोम तक धकेलते हैं। वहां से भोजन अंदर जाता है। अंदर की कहानी काफी कुछ अमीबा जैसी ही है। खाद्य रिक्तिका में पाचन और फिर अवशोषण। ये तो हुई छोटे जीवों की बात। अब आते हैं हम इंसानों पर। हमारा पाचन तंत्र तो एक लंबी ट्यूब जैसा है, सुना है बहुत पेचीदा है। ये कैसे काम करता है? भोजन का सफर कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है? हाँ, इंसानों में एक बहुत विकसित पाचन तंत्र है जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मुंह से शुरू होकर गुदा यानी एनस तक जाने वाली एक लंबी घुमावदार ट्यूब है, करीब 8-10 मीटर लंबी। 8 से 10 मीटर? हाँ। सोचिए। हाँ। इसके साथ कुछ सहायक ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स भी हैं जो पाचन में मदद करती हैं। चलिए भोजन के इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सिर्फ अंदर डालना नहीं, मुंह में 3 बड़े काम होते हैं। पहला, दांत। वो भोजन को काटते, फाड़ते और चबाकर बिल्कुल छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। दूसरा, जीभ यानी टंग। वो भोजन को लार, सलाइवा के साथ मिलाने में मदद करती है और हमें स्वाद भी बताती है। स्वाद कलिकाएं। बिल्कुल, टेस्ट बर्ड्स। और तीसरा, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स लार निकालती हैं। लार भोजन को गीला और चिकना बनाती है ताकि उसे निगलना आसान हो। अच्छा। और इसमें एक एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो यहीं से स्टार्च जैसे रोटी या चावल में होता है उसको पचाना शुरू कर देता है, शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। अच्छा, मतलब पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है स्टार्च का। फिर ये चबाया हुआ खाना कहाँ जाता है? मुंह से भोजन ग्रसनी यानी फेरिंग से होते हुए एक लंबी नली ग्रसिका या भोजन नली इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस? हाँ, इस नली की दीवारें अपने आप सिकुड़ती और फैलती हैं, एक लहर की तरह। इसे क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस। इसी लहर की वजह से खाना नीचे सरक कर पेट यानी आमाशय स्टमक तक पहुंचता है। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, ये बस एक रास्ता है। और फिर पेट में? सुना है वहां बहुत तेजाब होता है। पेट खुद क्यों नहीं गल जाता उससे? हाँ, सही सुना है। पेट या आमाशय एक थैली जैसा अंग है जहां खाना करीब 3-4 घंटे रुकता है। इसकी दीवारों से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा यानी म्यूकस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस? हाँ, HCl यानी एसिड खाने को अम्लीय बनाता है, खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मारता है, और पेप्सिन को काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और पेट क्यों नहीं गलता? उसका जवाब है श्लेष्मा, म्यूकस। ये पेट की अंदरूनी दीवार पर एक प्रोटेक्टिव परत बना लेता है जो उसे एसिड के असर से बचाती है ना? कमाल का बचाव तंत्र। वाकई। तो पेट में प्रोटीन पचना शुरू हुआ, क्या यहीं सब कुछ पच जाता है या आगे भी जाता है खाना? नहीं, यहाँ सिर्फ शुरुआत होती है, खासकर प्रोटीन की। पेट से ये आधा पचा हुआ ले जैसा खाना, जिसे काइम कहते हैं, वो धीरे धीरे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। छोटी आंत? लेकिन आपने कहा था ये सबसे लंबी होती है। हाँ, नाम की छोटी है, पर ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 6-7 मीटर। असली पाचन और पचे हुए खाने का सोखना यानी एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से यही होता है। 6-7 मीटर? इतनी लंबी? यहाँ ऐसा क्या होता है कि पाचन पूरा हो जाता है? छोटी आंत में आप कह सकते हैं 3 जगहों से पाचक रस आकर मिलते हैं। एक तो यकृत यानी लिवर से आता है पित्तरस, बाइल जूस। लिवर से? हाँ। दूसरा अग्न्याशय पैंक्रियास से आता है अग्न्याशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। और तीसरा, छोटी आंत की दीवारें खुद आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं। ये तीनों मिलकर खाने के हर हिस्से को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको पूरी तरह पचा देते हैं। अच्छा, यकृत और अग्न्याशय का क्या रोल है इसमें? लिवर और पैंक्रियास? यकृत, लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वो पित्तरस यानी बाइल बनाती है जो फैट, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जैसे साबुन तेल को तोड़ते हैं ना। हाँ। वैसे इसे इमल्सीकरण कहते हैं। इससे फैट को पचाने वाले एंजाइम आसानी से काम कर पाते हैं। और अग्न्याशय, पैंक्रियास? अग्न्याशय से जो रस आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन और फैट, तीनों को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज स्टार्च के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए और लाइपेज फैट के लिए। ओके। और फिर आंत्र रस क्या करता है, जो आंत खुद बनाती है? हाँ, आंत्र रस में मौजूद एंजाइम बचे खुचे काम को पूरा करते हैं, फाइनल टच देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। हाँ, ये इतने छोटे अणु होते हैं कि अब इन्हें खून में सोखा जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो पाचन का काम यहाँ खत्म। हाँ। अब ये पचे हुए अणु खून में कैसे जाते हैं? इसके लिए छोटी आंत की अंदर की दीवार पर लाखों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या विलाई। विलाय। हाँ, विलाई की वजह से अंदर का सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शायद एक टेनिस कोर्ट जितना। क्या बात है, टेनिस कोर्ट जितना। हाँ, हर विलाई के अंदर खून की बारीक नलियों, कैपिलरीज का जाल होता है। पचा हुआ भोजन जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह इन विलाई की पतली दीवारों से होकर सीधे खून में चला जाता है। वाह। और जो खाना नहीं पचता, जो वेस्ट होता है, उसका क्या होता है? जो हिस्सा पच नहीं पाता या बेकार होता है, वो आगे बढ़कर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये छोटी आंत से चौड़ी होती है, पर लंबाई में छोटी होती है, करीब 1.5 मीटर। अच्छा, 1.5 मीटर। यहाँ मुख्य रूप से उस बचे हुए पदार्थ में से ज्यादातर पानी सोख लिया जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे वो वेस्ट ठोस बन जाता है, जिसे मल या फीसीज कहते हैं। ये मल बड़ी आंत के आखिरी हिस्से मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। और फिर? और अंत में समय समय पर मलाशय से मल को गुदा यानी इनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे कहते हैं बहिक्षेपण या इजेशन। और इस तरह भोजन का मुंह से शुरू हुआ सफर गुदा पर खत्म होता है। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, तो जीवन चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो पोषण से मिलती है। बिल्कुल। पौधे स्वपोषी हैं, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी जीव विषमपोषी हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मृतजीवी, परजीवी या प्राणीसम तरीके से। सही। अमीबा जैसे सरल जीव कोशिका में ही सब कर लेते हैं। और इंसानों में एक लंबी आहार नाल है। मुंह में चबाना और स्टार्च का पाचन शुरू, पेट में एसिड और प्रोटीन का पाचन शुरू, छोटी आंत में सबका पूरा पाचन और विलाय से अवशोषण, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण और आखिर में बहिक्षेपण। इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों? निचोड़ ये है कि हर जीव ने, चाहे वो एक कोशिका वाला हो या खरबों कोशिकाओं वाला, अपनी पर्यावरण से ऊर्जा और जरूरी पदार्थ लेने के लिए गजब के तरीके विकसित किए हैं। हाँ। मानव पाचन तंत्र तो एक शानदार मशीन की तरह है। हाँ, ये तो है। जहां अलग अलग हिस्से, एसिड, एंजाइम सब मिलकर बहुत तालमेल से, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, ताकि हम जो जटिल खाना खाते हैं वो उन सरल अणुओं में बदल सकें, जिनसे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर बनता है। पोषण को समझना मतलब जीवन की ऊर्जा की कहानी को समझना है। तो आज की चर्चा से क्या मुख्य बातें याद रखनी है? सबसे पहले, पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी हैं, और बाकी जंतु दूसरों पर निर्भर है, यानी विषमपोषी। ठीक। इंसानों में भोजन आहार नाल में पचता है, खासकर छोटी आंत में, जहां विलाय उसे खून में सोख लेती हैं। बिल्कुल। और ये सब क्यों? ताकि शरीर को काम करने की ऊर्जा मिल सके। एग्जैक्टली। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अच्छा। हमने ये तो देख लिया कि खाना पचकर खून में कैसे पहुंचता है, जैसे ग्लूकोज खून में आ गया, पर हमारी कोशिकाएं उस ग्लूकोज से ऊर्जा निकालती कैसे हैं? ओह हाँ, ये भी तो सोचना है। मतलब भोजन की केमिकल ऊर्जा को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा जैसे एटीपी में कैसे बदला जाता है, और ये ऊर्जा या ये ग्लूकोज शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता कैसे है? ये सवाल हमें अगले जरूरी जैव प्रक्रमों, श्वसन और परिवहन की तरफ ले जाते हैं। उनके बारे में जानना भी इतना ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो स्टडी गुरु एक्स के साथ जैव प्रक्रम पोषण की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कॉन्सेप्ट कुछ आसान लगे होंगे और याद रखने में मदद मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।